में आज अपन समास के बारे में चर्चा करते हैं। समास समास जो शब्द है इसका यह तात्पर्य है कि समास एकत्रीकरण करना, समास करना, समष्टि करना। कई सारे चीजों को हम जब एकत्रीकरण करते हैं, एक साथ मिला देते हैं, तो उसको हम कहते हैं समास व समष्टि के नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार समास कहते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को एक शब्द में परिणत करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है, जिसको संस्कृत में हम कहते हैं समसनम समासः, समसनम समासः। और इसी समसनम को हम हिंदी में कहेंगे एकत्रित करना व समष्टि बनाना। इसको क्या कहेंगे? समष्टि बनाना। समष्टि बनाना ही समास कहलाता है, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को एकत्रित करना ही समास है। अब जैसे दो या दो से अधिक शब्दों को हम एकत्रित कैसे करेंगे? दो या दो से अधिक जो शब्द है उसमें कुछ प्रत्यय रहते हैं, कुछ विभक्ति रहते हैं और कुछ कारक चिन्ह रहते हैं। कारक चिन्ह रहते हैं। इन कारक चिन्ह, विभक्ति और प्रत्यय, इन सारे चीजों को उन शब्दों में से अलग करके एकत्रित कर देना ही समास कहलाएगा। जैसे प्रत्यय के अंतर्गत कुछ तद्धित प्रत्यय होते हैं, कुछ स्त्री प्रत्यय होते हैं। विभक्ति के अंतर्गत प्रथमा द्वितीय आदि 7 विभक्ति है। कारक के अंतर्गत कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, इस प्रकार जो 7 कारक है, इनका जो से, के लिए, को आदि पद है, इन सब को हटाकर जब हम इनको एक रूप में व एक शब्द में परिणत कर देते हैं, उसी को ही हम समास कहेंगे। जैसे हम कहेंगे छात्र का पुस्तक, छात्र का पुस्तक। यहाँ छात्र का पुस्तक, छात्र एक पद है, का एक पद है, पुस्तक एक पद है। तो छात्र का पुस्तक में 3 पद है। इन तीनों पदों को जो विभक्ति लगा हुआ है का, इसको हटा दे, छात्र पुस्तक। तो उन दोनों को मिला देना ही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। और इसी समास को संस्कृत में तो समास को 5 भागों में बांटा गया है, परंतु हिंदी भाषा में समास को 6 भागों में बांटा गया है। ये समास 6 प्रकार के जो है, पहला है क्या है? अव्ययी भाव। पहला समास है अव्ययी भाव समास है, पहला अव्ययी भाव समास है। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय। चौथा दिगु और 5वां द्वंद्व। इस प्रकार। और एक लास्ट है छठा, जिसको हम कहेंगे बहुव्रीहि समास। इस प्रकार जो हिंदी भाषा में समास को हम 6 भागों में बांट दिए। संस्कृत में कर्मधारय, दिगु और तत्पुरुष, ये जो तीनों है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, दिगु है, ये तीनों को एक ही तत्पुरुष के रूप में जाना जाता है, अर्थात इन तीनों का समष्टि ही तत्पुरुष समास माना जाता है। तत्पुरुष समास में जहां दोनों ही पदों में समान विभक्ति हो, कर्मधारय कहलाता है। और जिस कर्मधारय समास में पूर्व पद संख्यावाची हो, उसको द्विगु समास कहते हैं। इस प्रकार संस्कृत में वर्णन किया गया है, परंतु हिंदी भाषा में तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु तीनों को अलग अलग समास के रूप में माना है। इसी के कारण हिंदी भाषा में समास 6 प्रकार के हैं। 6 प्रकार समास में सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में एक शब्द आ रहा है अव्यय भाव। अव्यय का भाव ही अव्ययी भाव है। किसी भी अव्यय का जहां भाव प्रकट हो रहा हो, उसी को ही हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब अव्यय क्या है? प्रश्न आता है, अव्यय क्या है? किसको कहेंगे अव्यय? अव्यय से क्या तात्पर्य है? अव्यय सामान्य अर्थ में देखते हैं व्यय और व्यय अर्थात खर्च करना। अव्यय जिसका कभी खर्च नहीं होता हो, सामान्य अर्थ में हम ले सकते हैं
जिसका कभी खर्च नहीं हो रहा हो उसको हम कहेंगे अव्यय। अर्थात वह शब्द जो किसी भी परिस्थिति में आ जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हो उसको हम अव्यय कहते हैं। अर्थात लिंग वचन कारक विभक्तियों के जुड़ जाने पर भी जिस शब्द का कोई परिवर्तन न हो उसे हम कहेंगे अव्यय भाव समास। जैसे अभी, प्रति, आ, ये सारे अव्यय हैं। ये अभी को आप किसी के साथ जोड़ दो, ये अभी ही रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं आएगा। प्रति है, आप किसी के साथ जोड़ दो, प्रति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और उसी को ही हम कहते हैं अव्यय। और इन अव्ययों का जहां मिश्रण हो व इन अव्ययों को लेकर जहां समास के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा हो उसे हम कहेंगे अव्यय भाव समास। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अव्यय भाव समास के ऊपर चर्चा करते हैं। अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास किसी भी समास हो, कोई भी समास हो, उस समास में दो पद होते हैं। किसी भी, जैसे संधि हम करते हैं, संधि में दो पदों को मिलाकर संधि बनाते हैं, उसी प्रकार समास में भी दो पद होते हैं जिनको कहा जाता है पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व और उत्तर के नाम से जाना जाता है। एक तो होता है पहला पद जिसको पूर्व पद कहते हैं और जो बाद वाला पद होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। और ये पूर्व और उत्तर पद के आधार पर ही समास का हम निर्णय कर सकते हैं। तो यह अव्यय भाव समास में जो पूर्व पद है वो क्या रहता है? अव्यय रहता है। पूर्व पद अव्यय से युक्त रहता है और जो उत्तर पद है वो संज्ञा से युक्त रहता है। यह अव्यय भाव समास का पहचान का नियम है कि इसका पूर्व पद अव्यय युक्त रहता है और जो उत्तर पद है वो संज्ञा से युक्त रहता है। और जब ये दोनों पद मिल जाते हैं तो संपूर्ण पद अव्यय बन जाता है। अर्थात अव्यय के साथ जब संज्ञा दोनों मिल जाते हैं ये समास अव्यय भाव व अव्यय पूरा पद जो है वो अव्यय बन जाता है। जैसे हम कहेंगे दिन दिन, दिन दिन, यहाँ दो पद है, पूर्व पद और उत्तर पद, दिन और दिन, इन दोनों को मिला के जब हम कर देंगे प्रतिदिन, प्रतिदिन, तो ये प्रतिदिन भी एक अव्यय कहलाएगा। अर्थात इसका समस्त पद भी एक अव्यय बन जाता है। इसमें कुछ अव्ययों के बारे में जो मुख्य अव्यय है जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आ सकते हैं उनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला है प्रति। प्रति का अर्थ होता है बार बार, बारंबार व बार बार के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, बार बार। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन, प्रति जो है क्या है? अव्यय है। प्रति का अर्थ क्या है? बार बार है। और बार बार किसका करना है? जो संज्ञा है उसका बारंबारता का सूचक है। ये प्रति अव्यय दिन रूपी संज्ञा के बारंबारता का सूचक है। इसलिए यहाँ प्रतिदिन का जो विग्रह होगा वो हो जाएगा दिन दिन। दिन दिन का क्या हो जाएगा? प्रतिदिन। उसी प्रकार प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष, प्रतिवर्ष। प्रत्येक, एक एक, प्रत्येक। जब एक एक दिन, प्रत्येक दिन, हम उसको समास करके क्या बोलते हैं? प्रत्येक दिन हम यह कार्य को करना चाहेंगे व प्रत्येक दिन हम अध्ययन को करना चाहेंगे। तो यहाँ देखो प्रत्येक, प्रत्येक में यण संधि का प्रयोग किया गया है। तो यण संधि में ये बनता है प्रति एक, प्रति एक। तो यहाँ प्रति अव्यय है और प्रति अव्यय का अर्थ क्या है? बार बार। और बार बार किसका करेंगे? संज्ञा का। तो यहाँ संज्ञा क्या है? एक। तो इसका क्या हो जाएगा? बार बार हो जाएगा। अर्थात एका एका, प्रत्येक। इससे इस प्रकार की जितने भी आपके प्रति से रिलेटेड उदाहरण आएंगे, चाहे प्रति मास हो, प्रति वर्ष हो, प्रति संवत्सर हो, प्रतिदिन हो, जितने भी प्रति से रिलेटेड उदाहरण आपको प्राप्त होंगे सभी में आपका विग्रह यही होगा
और सिलेबस के अकॉर्डिंग ये विग्रह जो है आपका कुछ विग्रह पद है उनको समस्त पद में करना होगा और समस्त पद को विग्रह पद के रूप में प्रयोग करना होगा। तो प्रति से रिलेटेड अगर कोई भी उदाहरण आपको आता है तो उसमें बार बार अर्थात बार बार उसका प्रयोग करना होगा। जैसे वर्ष वर्ष प्रतिवर्ष, दिन दिन प्रतिदिन, एक एक प्रत्येक, मास मास प्रतिमास, वर्ष वर्ष प्रतिवर्ष, इस प्रकार उदाहरण प्रति का बार बार के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक आता है अव्यय यथा। यथा का अर्थ होता है अनुसार। यथा का अर्थ होता है अनुसार। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं यथाशक्ति। यथाशक्ति। अब इसमें देखो इस समास में आपको करना क्या है, दो पद है, पहला है यथा, दूसरा है शक्ति। तो जो संज्ञा पद है वो पूर्व में आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और जो यथा है उसका जो अर्थ है उस अर्थ को जोड़ देंगे तो समास का सब समास का विग्रह हो जाएगा। जैसे सबसे पहले संज्ञा क्या है, शक्ति, तो सबसे पहले आप उठा के लिख दो यहाँ शक्ति। अब यथा का अनुसार क्या है, यथा का अर्थ अनुसार, तो अनुसार लिख दो, अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। उसी प्रकार हर शब्द में जैसे प्रतिदिन अपन पढ़े थे प्रति का, तो दिन संज्ञा है, सबसे पहले आप संज्ञा को लिख दिए, फिर प्रति का अर्थ बार बार अर्थात दोबारा उसी का प्रयोग करना, तो प्रति का अर्थ जो दिन है दोबारा का प्रयोग है उसको लिख दिए, तो ये हो गया अव्ययभाव समास। उसी प्रकार यथा का अर्थ होता है अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति संज्ञा है, सबसे पहले अपन संज्ञा को लिख दिए, फिर यथा का अर्थ होता है अनुसार, तो अनुसार लिख दो, शक्ति के अनुसार। उसी प्रकार यथा कार्य, उसी प्रकार यथा कार्य, यथा कार्य का कार्य संज्ञा है, तो सबसे पहले हम संज्ञा को लिख देंगे कार्य, और यथा का अर्थ क्या है, अनुसार, तो कार्य के अनुसार यथा कार्य। इस प्रकार यथा से रिलेटेड जितने भी उदाहरण आपके हैं सभी का इसी प्रकार ही अव्ययभाव समास में प्रयोग किया जाएगा। इसमें मुख्य जो चीजें हैं, आपको इन अव्ययों का अर्थ की जानकारी होनी चाहिए। यदि अर्थ आपको बताए तो किसी भी अव्यय का आप कर सकते हो। तीसरा अव्यय है अभी। जो तीसरा अव्यय है उसका अर्थ है अभी। अभी का अर्थ होता है योग्य। अभी का अर्थ है योग्य, योग्यता का सूचक है। जो अभी अव्यय है वो योग्यता का सूचक है। जैसे हम कहेंगे अभियोग, अभियोग, तो योग तो संज्ञा हो गया, अपन पहले पढ़े थे, अव्यय से युक्त पद और अव्यय पूर्व में प्रयोग होता है, तो अभी हो गया अव्यय, योग हो गया संज्ञा। तो हमारे नियमों के अनुसार सबसे पहले संज्ञा को लिखेंगे, तो संज्ञा योग हो गया, तो सबसे पहले योग को लिख दो। और अभी का अर्थ क्या है, योग्य, तो आगे लिख दो योग के योग्य, योग के योग्य, अभियोग। जैसे उसी प्रकार अभिचार, अभिचार, चार क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और अभी हो गया अव्यय। ये जो चार है ये आचरण के अर्थ में लिया गया है। चार का अर्थ क्या होता है, आचरण, तो यहाँ चार को हम कह सकते हैं आचरण। और अभी का अर्थ क्या है, योग्य, तो आचरण के योग्य, जो भी आचरण के योग्य है वो क्या कहलाएगा, अभिचार। उसी प्रकार अभिकार्य, अभिकार्य, कार्य संज्ञा है, तो कार्य के योग्य, कार्य के योग्य, जो कार्य करने की योग्य है उसी को ही हम कहेंगे अभिकार्य। अभियोग, अभिचार, इस प्रकार अभी से संबंधित कोई भी अव्यय आपको अव्ययभावी समास के अंतर्गत आता है तो उसका अर्थ योग्य के अर्थ में लेकर आप इसके व्युत्पत्ति कर सकते हैं। और जहां पर मान लो कई बार पूछ लेता है, विग्रह पद पूछ लेता है, उसको आपको समास पद में करना होता है, तो सबसे पहले आप उस अव्यय का अर्थ को जान लो, अर्थ को जानकर फिर उसका प्रयोग कर लो।
जैसे मान लो आपको अभी कार्य नहीं बताया गया, केवल दिया गया है कार्य के योग्य, इसका समस्त पद क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कार्य को हम जो संज्ञा है समस्त पद में उत्तर में रहता है, जब विग्रह पद में आते हैं पूर्व में ले आते हैं, तो यहाँ कार्य को सबसे पहले उत्तर में ले आओ कार्य। अब आपको योग्य, इस योग्य जो पद है ये किस अव्यय का अर्थ है, व किस अव्यय का अर्थ हम योग्य के अर्थ में प्रयोग करते हैं, वो जानने के बाद उसको प्रथम पूर्व पद में रख लो। योग्य का अर्थ होता है अभी, तो अभी को सबसे पहले आप लिख लो, तो ये क्या हो गया, अभिकार्य। अभिकार्य, इस प्रकार अभी का योग्य के अर्थ में अभिकार्य, अभिचार, अभियोग आदि शब्द बनते हैं। उसी के बाद एक और अव्यय है आ का अर्थ होता है पर्यंत। आ का अर्थ होता है पर्यंत। जैसे उदाहरण के रूप में हम कहेंगे आजन्म। कई बार आप उदाहरण में देखे होंगे, आजन्म में तुम्हारे सेवा में अपना जीवन निभा लूंगा व जीवन दे दूंगा, आजन्म आपकी सेवा करता रहूंगा। तो आजन्म, आ हो गया अव्यय, जन्म हो गया संज्ञा, तो सबसे पहले लो जन्म, और आ अव्यय का अर्थ क्या है, पर्यंत। तो जन्म पर्यंत, जन्म पर्यंत, संपूर्ण जीवन पर्यंत व जन्म पर्यंत मैं आपके सेवा करता रहूंगा, ये हो गया आजन्म। उसी प्रकार आकार्य, आकार्य, कार्य पर्यंत, आकक्षा, कक्षा पर्यंत। आ अव्यय के अर्थ के आधार पर हम किसी भी समास के विग्रह कर सकते हैं। किसी भी अव्ययीभाव समास में यदि आ आता है या विग्रह पद में यदि पर्यंत आता है, तो वहां पर अपना आ अव्यय का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। यहां अनुसार, अनुसार भी एक अव्यय है जिसका अर्थ अनुसार ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अनुसार का अर्थ अनुसार ही होता है। जैसे हम कहेंगे आज्ञा अनुसार, आज्ञा अनुसार, इसका उदाहरण है आज्ञा अनुसार, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, आज्ञा अनुसार, इसमें किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होता है। आज्ञा के अनुसार व कार्यानुसार, कार्य के अनुसार, कर्तव्यानुसार, कर्तव्य के अनुसार, उसी प्रकार इसका प्रयोग सिंपल सा अर्थ में किया जाता है। ये अव्ययीभाव समास के अंतर्गत कुछ अव्ययों का सामान्य परिचय है, और उन अव्ययों को इस प्रकार हम अर्थ अगर इसका पता है तो हम उसका विग्रह और समस्त पद आदि को कर सकते हैं।